हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भव्यम क्लासेस। आज के इस क्लास में हम अपने वीक के जो करंट अफेयर है उसकी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 30 जनवरी से 5 फरवरी इन सभी डेज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि मंडे टू संडे तक के जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करना। जैसे कि आप सब जानते हो कि भाई करंट अफेयर्स तो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का है, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे वो DSSB का है या कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे में आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आओ स्टार्ट करें। यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया, यानी व्हेन डिड डेटा प्राइवेसी डे हैपन। भाई आप लोग जानते हो कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिवस किस मंथ में मनाया गया उसकी एक अपनी ही खास बात है, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो क्या जो हमारा ये डेटा प्राइवेसी डे है 25 जनवरी को मनाया गया है, 26 जनवरी को, 28 जनवरी को या 24 जनवरी को? क्या लगता है आपको कब मनाया गया है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 28 जनवरी को ही हमारा डेटा प्राइवेसी डे मनाया गया है। ठीक है जी। और थीम क्या है इसकी? तो इसकी थीम है थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। भाई आज के टाइम में अगर मैं कहूँ मुझे किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी व्यक्ति को विकलांग करना है और अगर हमें उसको किसी तरह हार्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी जो प्राइवेसी की बातें हैं, ठीक है, उसको लीक कर दे या उसके बारे में पता लगा ले, तो क्या होगा? एक पर्सन जो है वो अंदर से टूट जाएगा। तो इसीलिए प्राइवेसी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। निजता का अधिकार जो हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है। तो जो प्राइवेसी डे वो कब मनाया जाता है? वो 28 जनवरी को मनाया जाता है। और व्हाट इज द थीम ऑफ डेटा प्राइवेसी डे 2023? तो द थीम इज थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। ठीक है जी। इसमें क्या है? बेसिकली जो व्यक्तिगत डेटा है उसके बारे में भाई वो सेफ रहना चाहिए, वो कहीं लीक नहीं होना चाहिए, इसी बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, कि हम क्या करें, हम अवेयरनेस क्रिएट करें। ठीक है, कि भाई जो डेटा है उसको आप लोग कहीं लीक ना करो। ठीक है, कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कि व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज द मुगल गार्डन ऑफ दिल्ली। यानी दिल्ली का जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? क्या उसका नाम अब राष्ट्रपति गार्डन यानी प्रेसिडेंट गार्डन कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है, अटल उद्यान कर दिया गया है या फिर राजेंद्र प्रसाद उद्यान कर दिया गया है? तो क्या लगता है आप लोगों को अब जो हमारा दिल्ली का मुगल गार्डन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो भाई ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर, कि यानी कि अमृत उद्यान कर दिया गया है। किसका? दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट रिनेम दिस पर्टिकुलर नेम ऑन 28 जनवरी। यानी कि भाई 28 जनवरी को ही क्या किया गया है? इस पर्टिकुलर मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है भाई? तो ये किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है या फिर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? तो क्या वो आयरना सबलेंका है, एलेना रायबिन्कना है, रायबाकिना है, सानिया मिर्जा है या सेरेना विलियम्स है? कौन है वो जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है? क्या लगता है आप लोगों को? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है? सो भाई ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर।
ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि नो, ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर कि आरना सबलेंका वॉन दिस पर्टिकुलर अवार्ड, और वी कैन से दैट दिस वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 बाय डिफीटिंग हुम? बाय डिफीटिंग एलेना रैबिकिना। ओके, सो किसको हरा के? एलेना रैबिनिका को हरा के किसने जीता है ये अवार्ड? अरायना सबलेंका ने ये जीता है। ठीक है, हराया किसको है? इसको हराया है, और जीता किसने है? आयरना सबलेंका ने। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएमडीसी द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये जो ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हु हैज बीन मेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय एनएमडीसी? एनएमडीसी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? क्या मीराबाई चानू को बनाया है, निखत जरीन को बनाया है, पीवी सिंधु को बनाया है, या एमसी मेरी कॉम को बनाया है? किसको एनएमडीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भाई जब आप लोग ये वीडियो को देखो तो आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके पहले सोचना कि यार एक्चुअल में क्या करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम अपने 60 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं बहुत मिनिमम टाइम में, प्लस एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले रहे हैं। पूरे वीक के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको शॉर्ट टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें आपके लिए क्या जरूरी है कि आप एक एक क्वेश्चन जब आए आपको स्क्रीन पे दिखे आप उसको पॉज करो और खुद से थिंक करो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एनएमडीसी इसके ब्रांड एम्बेसडर अब किसको बनाया गया है? तो क्या लगता है आप लोगों को किसको बनाया गया होगा? भाई आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर या तो कमेंट सेक्शन में दिया करो, या फिर आप लोग एटलीस्ट वीडियो पॉज करके मन में तो जरूर ही सोचा करो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर, यानी निखत जरीन जो है इन्हीं को एनएमडीसी का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और व्हाट डू यू मीन बाय एनएमडीसी? सो इट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फुल फॉर्म ऑफ एनएमडीसी इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और अब इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भाई इसके ब्रांड एम्बेसडर अब निखत जरीन बनी है। ठीक है जी, यहां से ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा इसके जो अध्यक्ष है साबा कोरोसी, ये 29 से 31 जनवरी तक किस देश की यात्रा पर गए हैं? भाई यहाँ से आपको एक चीज पता लग गई क्या कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? वो है साबा कुरैशी। अब ये क्या किया है इन्होंने, ये 29 से 31 जनवरी के टाइम पीरियड में कहाँ गए हैं? किसी देश की यात्रा पे गए हैं। तो वो उस देश का ही नाम आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि टू विच कंट्रीज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली साबा कुरैशी ऑन अ विजिट फ्रॉम 29 टू 31 जनवरी। तो क्या वो देश हंगरी है, बांग्लादेश है, यूक्रेन है या भारत है? हंगरी, बांग्लादेश, यूक्रेन और इंडिया। क्या लगता है आप लोगों को कौन सा देश है वो जहां के संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो वहां की यात्रा पे गए हुए हैं? भाई जो ऐसे अध्यक्ष होते हैं इनकी जो भी यात्रा रहती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है जी, जैसे अभी बीच में इंडोनेशिया से यहाँ पे आए हुए थे, किस लिए? ताकि क्या हुआ, इससे हमारे जो संबंध है वो और मजबूत होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई वार्ता, कोई ना कोई ट्रीटीज वगैरह हो जाती है। अब बात हो रही है कि भाई ये कहाँ की विजिट पे गए हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को ये कहाँ की विजिट पे गए हैं? क्या लगता है आप लोगों को भाई ये कहाँ की विजिट पे गए हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि ये कहाँ की विजिट पे गए हुए हैं? सो भाई ये इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो कहाँ की विजिट पे हैं? वो 29 टू 31 जनवरी तक इंडिया की विजिट पे हैं। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पे क्यों है? भाई देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 30 जनवरी को मना रहे हैं शहीद दिवस। क्यों? गांधी जी की याद में, क्योंकि इसी दिन इन्हें क्या लगी थी? गोली लगी थी। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो नेशनल ट्रिब्यूट्स पे करने के लिए, ठीक है, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, समझ आई बात? ये क्या करेंगे, बेसिकली ही विल पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू महात्मा गांधी एट शहीद दिवस। ठीक है, पर्टिकुलरली वो क्या करेंगे, वो राजघाट के अंदर शहीद दिवस, जो शहीद दिवस है उसके अंदर महात्मा गांधी जी को क्या करेंगे, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स देंगे। ओके जी,
So we can say that कि साबक और ऐसे will pay floral tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat on 30th January on the occasion of Shahid Divas. Fine. Our next question is भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? भाई अब बात क्या आ गई कि इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है भारत की पहली, इसका नाम पूछा जा रहा है आपसे. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन विच हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 26 जनवरी? भाई यहाँ क्लियरली आपको मेंशन्ड है, इट इज क्लियरली मेंशन्ड हेयर कि कब लॉन्च हुई है. भाई ये लॉन्च हुई है 26 जनवरी को. अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? इसका नाम पूछ रहे हैं. क्या इसका नाम न्यूवैक कोक्सीविड है, एनकोवेक्स है, सिनोफार्म है या इनकोवेक है? क्या लगता है आप लोगों को क्या नाम है इसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हेयर कि क्या नाम है अब जो फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है इंडिया की, उसका नाम क्या है? इनकोवेक है. और ये क्या करेगी? तो भाई ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करेगी. क्या करेगी? ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करेगी. तो दिस विल वर्क एज अ पोस्टर प्रोटेक्शन और वी कैन से दैट दिस विल वर्क एज अ प्रोटेक्शन डोज फॉर दोज पर्सन्स हु आर ऑलरेडी टेकन वैक्सीन ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड. यानी कि जिन्होंने भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये मेडिसिन ऑलरेडी, ये वैक्सीन ऑलरेडी ले ली हैं, वो क्या करेंगे? अगर वो अब इनकोवेक लेते हैं, इनकोवेक का डोज लेते हैं, तो ये क्या होगा? उनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है जी. तो अब क्या हुआ है? अब एक न्यू वैक्सीन आई है. जिन्होंने भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन को ले लिया है, उनके लिए क्या है? ये बेनिफिशियल है. वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवेक. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कि यानी वेयर हैज द खादी उत्सव 2023 बीन इनॉग्रेटेड? क्या मुंबई में हुआ है, बेंगलोर में हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है या भोपाल में हुआ है? क्या लगता है आप लोगों को ये जो खादी उत्सव है, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है, इसका जो हम कह सकते हैं आयोजन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है भाई आप लोगों को? सो भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर. यानी कि खादी उत्सव 2023 हैज बीन इनॉग्रेटेड इन मुंबई. भाई कहाँ पे होगा? ये मुंबई में होगा. ठीक है. और द फेस्टिवल वाज स्टार्टेड फ्रॉम बेसिकली 27th Jan to 24th Feb. ठीक है भाई. कब तक रहेगा फेस्टिवल? जो ये 27 जनवरी से 24 फरवरी तक ये फेस्टिवल रहने वाला है. ओके जी. अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है. कार्यक्रम है, अब आपको बताना है इसको स्टार्ट किसने किया है. बाय whom has the शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम बीन स्टार्टेड? यानी कि जो ये प्रोग्राम है ये स्टार्ट किसने किया है? क्या इस प्रोग्राम को पेप्सिको ने स्टार्ट किया है, केयर ने स्टार्ट किया है, दोनों ने किया है, या पॉलिसी कमीशन और वी कैन से दैट नीति आयोग ने किया है? क्या लगता है आपको? शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम जो है इसको किसने स्टार्ट किया है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो भाई ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर. यानी कि पेप्सिको एंड केयर both are started this particular program which is known as She Feeds the World. ठीक है. और the main objective of this program is to increase the income of women of BPL families and to increase the yield of crops. यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, जो क्रॉप्स की येल्ड है और वी कैन से दैट कि जो उपज है क्रॉप्स की उसको हम कैसे इंक्रीज करें, ये इस प्रोग्राम में बेसिकली फोकस किया गया है इस चीज के ऊपर. इसके अलावा कि जो वुमेन्स है, जो औरतें हैं, कहाँ की? बीपीएल फैमिलीज की. यानी बीपीएल कौन से? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं, उन लोगों को किस उधर की जो लेडीज है उनको कैसे उनकी इनकम जनरेट की जाए, कैसे उनकी इनकम्स को बढ़ाया जाए, बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर इसी चीज पे फोकस किया गया है. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंक्रीज करेंगे इनकम. किनका? उन वुमेन्स का जो
बीपीएल फैमिलीज से हैं, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय बीपीएल? सो इट इज नोन एज बिलो पॉवर्टी लाइन, और वी कैन से दैट निर्धनता रेखा से नीचे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर इंडिया शो 2023, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल, ओके इट इज एरो इंडिया, सो वेयर विल एरो इंडिया शो 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? बेंगलोर, मुंबई, न्यू दिल्ली या चेन्नई? तो भाई कहाँ पे ये एरो इंडिया 2023 का इनॉग्रेशन किया जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर है। सो वी कैन से डैट कि एरो इंडिया शो विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलोर, ठीक है। और वी कैन से ऑल्सो डैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पर्टिकुलरली वी कैन से डैट जो रक्षा मंत्रालय है, हैज अनाउंस्ड दैट दिस शो विल बी हेल्ड फ्रॉम 14 to 17th Feb. Okay, fine. Actually, it is from 13th to 17th Feb. और किसने बोला है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अनाउंस्ड दैट दिस शो विल बी हेल्ड फ्रॉम 13 to 17th Feb. अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर हिंदी में बोलूं तो रक्षा मंत्रालय, इसने क्या कहा है? इसने ये ऐलान कर दिया है कि जो ये शो है हमारा, ये 13 से 17 फरवरी तक जारी रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीड्स प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है जी, यानी वेयर हैज द थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम बीन लॉन्च्ड? ठीक है, तो भाई इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून में, चंडीगढ़ में। क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर है, यानी कि जो ये प्रोग्राम है ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है जी। कहाँ पे लॉन्च हुआ है भाई? ये लॉन्च हुआ है न्यू दिल्ली में। और ये कब से शुरू हुआ है? ये 25 जनवरी से शुरू हुआ है। और ये एंड कब होगा? सो ये एंड होगा 2 फरवरी तक, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 25 जैन टिल 2 फेब, ठीक है। इट विल एंड टिल 2 फेब। सो स्टार्टिंग डेट क्या है इधर? स्टार्टिंग डेट है इधर 25 जैन, और एंड कब होगा? ये एंड होगा 2 फेब तक, ठीक है जी। कब एंड होगा ये? तो ये एंड होगा 2 फेब तक। और वी कैन से दैट कि अराउंड 59 पार्टिसिपेंट्स आर पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम फ्रॉम 44 कंट्रीज, यानी कि कितने प्रतिभागी होंगे? 59 प्रतिभागी होंगे जो अलग अलग 44 कंट्रीज से बिलोंग करते होंगे, ठीक है जी। कितने होंगे? 59 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग 44 कंट्रीज से, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? कौन सा देश है जिसने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट कप जीता है? भाई इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले की बात हो रही है। तो विच कंट्री हैज वॉन द फर्स्ट वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? क्या वो इंडिया है, क्या वो इंग्लैंड है, क्या वो न्यूजीलैंड है, या वो ऑस्ट्रेलिया है? तो क्या लगता है आप लोगों को कि वो कौन सा देश है जिसने ये पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर, यानी कि इंडिया ने जीता है। इंडिया हैज वॉन द फर्स्ट वुमेन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्लियर? और वी कैन से दैट who is the host of this particular event? So it is South Africa, और we can say that दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया है? इसकी मेजबानी की है, ठीक है। हिंदी में बोलूँ तो मेजबानी की है, और इंग्लिश में बोलूँ तो होस्ट कौन रहा है? तो भाई वो साउथ अफ्रीका रहा है। और what is the event date? So it is 14th Jan to 29th Jan.
यानी कि इवेंट की डेट क्या रही है, 14 जनवरी से 29 जनवरी। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रो पावेल ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। अगर आपको याद हो हमने अपनी लास्ट क्लास में भी ऐसे दो क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। भाई जो न्यू न्यू अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ से क्या बात हो रही है कि जो पेट्रो पावेल है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, यानी पेट्रो पावेल हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, अर्जेंटीना, चेक गणराज्य, हंगरी या पोलैंड। कहाँ के पेट्रो पावेल अब क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। क्या लगता है आप लोगों को कहाँ के बने हैं ये, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को कि ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। सो भाई ये चेक गणराज्य के प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, और पेट्रो पावेल विल रिप्लेस द करंट प्रेसिडेंट जेमन। ठीक है जी, किसको रिप्लेस करेंगे, मिलोस जेमन को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है जी, किसकी जगह लेंगे, ये मिलोस जेमन की जगह लेंगे। सो पेट्रो पावेल विल रिप्लेस द करंट प्रेसिडेंट मिलोस जेमन। ठीक है, अभी क्या बन गए हैं, चेक गणराज्य के क्या बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, यानी हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2023। भाई ये जो जितने भी किसने जीता है या किसको हरा के जीता है ये सब क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या बेल्जियम ने जीता है, जर्मनी ने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है या इंडिया ने जीता है, किसने जीता है ये हमारा हॉकी विश्व कप 2023 को। क्या लगता है आप लोगों को कि ये किसने जीता है, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। So option B is correct over here. और जर्मनी will defeated बेल्जियम on 29th Jan। किसको हराया है भाई, हराया है बेल्जियम को। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया 29 जनवरी को। ठीक है, 5-6 के शूट आउट पे, और क्या किया है, फाइनल मैच को, फाइनल जो मैच है उसको जीत लिया है। क्या डेट में, 29 जनवरी में। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों की याद में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है। इंपॉर्टेंट भाई, अभी तुम देखोगे कि कैसे लिंक बैठता है। अभी क्या हुआ है, एनसीसी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने एक सिक्का जारी किया है। सो वो पूछ रहे हैं कितने रुपए का किया है। हाउ मेनी रुपीज कॉइन्स हैज बीन रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू कमेमोरेट 75 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ एनसीसी। तो क्या 75 रुपीज का किया है, 90 रुपए का किया है, 100 रुपए का किया है या 150 रुपए का किया है। भाई कितने रुपए का सिक्का जो है किसने जारी किया है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है भाई आप लोगों को, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है। सो भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर है कि 75 रुपीज का किया है। कितने रुपए का किया है भाई, 75 रुपीज का किया है। व्हाट डू यू मीन बाय एनसीसी, सो इट इज नेशनल कैबिनेट क्रॉप्स। ठीक है जी, ये क्या है, इट इज नेशनल कैबिनेट, इट इज कॉर्प्स, नेशनल कैबिनेट कॉर्प्स। ठीक है, और कब किया है इन्होंने, 28 जैन को। सो बेसिकली नरेंद्र मोदी कमेमोरेट 75 रुपीज नोट ऑन 75 रुपीज कॉइन on 28 Jan। और व्हाट डू यू मीन एनसीसी, तो इट इज नेशनल कैबिनेट कॉर्प्स। क्या है भाई, ये नेशनल कैबिनेट कॉर्प्स है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1948। कब बनी थी भाई, 1948 में बनी थी। क्या हमारी एनसीसी कब बनी थी भाई, 1948 में बनी थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। अभी बात की थी कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, अब पुरुष एकल का किसने जीता है। हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। भाई डिस्कस कर लिया हमने कि महिला एकल का किसने जीता है। अब बात आई
पुरुष एकल किसने जीता है? तो क्या ये जेसन कुबलर ने जीता है, राफेल माटोस ने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, या रिंकी हिजिकाता ने जीता है? किसने जीता है ये पुरुष एकल का खिताब? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? आप लोगों थोड़ा सा सोचो वीडियो पॉज करके और फिर एटलीस्ट आंसर करो कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सो नोवाक जोकोविच has won the men's single title in Australian Open 2023 for 10th time, यानी कि इन्होंने इसे 10वीं बार जीता है। कि इन्होंने नोवाक जोकोविच ने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 ये किस राज्य में शुरू हुआ है? इन विच स्टेट द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हैज स्टार्टेड? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर? क्या लगता है आप लोगों को भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? जो ये हमारा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम है ये कहाँ पे पर्टिकुलरली शुरू हुआ है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो भाई ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना? मध्य प्रदेश करेक्ट है। यानी ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? इट वाज स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। कहाँ पे हुआ है भाई? मध्य प्रदेश में हुआ है। और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और वी कैन से डैट कि आर स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड बेसिकली वो और क्या है भाई? वो यूथ अफेयर मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, वो यूथ अफेयर मिनिस्टर भी हैं। तो वो कौन है? वो है अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है ये? तो ही इज स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्ब्स की सूची में गौतम अडानी किस स्थान पर है? एट व्हाट प्लेस इज गौतम अडानी इन फोर्ब्स लिस्ट? भाई गौतम अडानी कौन है और फोर्ब्स की लिस्ट में कौन से प्लेस में है? पहले पे, दूसरे पे, 7वें पे, 8वें पे? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, यानी इंडियाज रिचेस्ट बिजनेसमैन गौतम अडानी, ठीक है, हैज स्लिप्ड फ्रॉम इट्स 4th प्लेस टू 7th प्लेस। यानी कि ये क्या है भाई? ये इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन है, सबसे अमीर हम कह सकते हैं व्यापारी हैं। और ये क्या हुए हैं? ये फोर्ब्स की लिस्ट में 4थे से 7वें नंबर पे आ गए हैं। ये क्या हुए हैं? 4थे से 7वें नंबर पे आ चुके हैं। कौन है ये? इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व कुष्ठ दिवस 2023 कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे हैज बीन सेलिब्रेटेड इन 2023 व्हेन? ओके, व्हेन तो डाला ही नहीं भाई। कब मनाया गया है? 29 जनवरी, 28 जनवरी, 27 जनवरी या 30 जनवरी? क्या लगता है आप लोगों को कब मनाया गया है हमारा विश्व कुष्ठ दिवस 2023 में? क्या लग रहा है भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? सो भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा जनवरी के लास्ट संडे में मनाया जाता है। ठीक है जी, इट इज ऑब्जर्व दैट दिस पर्टिकुलर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी मंथ। सो बेसिकली इस बार हमारा लास्ट संडे कब था जनवरी का? ये था 29 जनवरी को। सो इसी दिन क्या मनाया गया है? हमारा विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है।
इस दिन क्या मनाया गया है? हमारा विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है, ठीक है जी। और व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे इन 2023? तो द थीम इज एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ठीक है, थीम क्या रही है इस बार की? कि एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, ये थीम रही है इस पर्टिकुलर डे की, ठीक है जी। और ये क्या होता है? ये हर ईयर लास्ट संडे मनाया जाता है जनवरी मंथ के। इस बार ये 29 जनवरी को मनाया गया है, जब हमारी लास्ट क्लास भी हुई थी करंट अफेयर की। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे कि किस राज्य में सबसे पहले केवल सस्पेंशन ब्रिज ब्रिंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, सबसे पहले हो रहा है, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन विच स्टेट फर्स्ट ओनली सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बीइंग कंस्ट्रक्टेड? त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? कहाँ पे ये जो सबसे पहले कौन सा हमारा सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु है, इसका निर्माण किया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है जी, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ठीक है जी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हेयर। ठीक है जी, तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये उत्तराखंड में बन रहा है। ओके, और दिस ब्रिज इज बीइंग बिल्ट नियर द 90 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मण झूला। भाई जो भी यहाँ पे गए होंगे ऋषिकेश साइड, उन्होंने लक्ष्मण झूला तो जरूर देखा होगा, राम झूला भी है वहाँ पे। ठीक है, तो जो लक्ष्मण झूला है जो 90 ईयर्स पुराना है, जस्ट इसी के साथ में क्या बन रहा है? हमारा ब्रिज बन रहा है, कौन सा? बजरंग सेतु। ठीक है, तो ये जो हमारा 90 ईयर्स ओल्ड क्या है? लक्ष्मण झूला, इसके जस्ट बहुत पास में ही एकदम वी कैन से डैट कि बहुत नियरली क्या बन रहा है? हमारा ये ब्रिज बन रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? यानी विच कंट्री विल डू कमर्शलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर? क्या वो कनाडा है, रशिया है, अमेरिका है या इंडिया है? कौन सा देश है जो क्या करेगा? कमर्शलाइजेशन करेगा वर्ल्ड के पहले फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर का? अकॉर्डिंग टू यू कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर है, यानी कनाडा विल डू कमर्शलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर। ओके, बेसिकली कनाडा प्राइम मिनिस्टर, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है वो? भाई आपको मैं बता दूं वो कौन है, वो जस्टिन है, ही इज जस्टिन ट्रूडो, और ही अनाउंस्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में सूचना दी है या ऐलान किया है। ठीक है, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? यानी हु हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स? भाई आप लोगों को क्या लगता है कि जो हमारे वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? क्या वो अमनप्रीत सिंह है, पंकज कुमार सिंह है, नरेश लालवानी है या सिद्धांत शर्मा है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में वीक टू वीक के करंट अफेयर्स की आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। इससे कम टाइम में मेरी गारंटी है आपको कोई भी पूरे वीक के करंट अफेयर्स नहीं करा सकता डिस्कस, जिसमें क्योंकि हम लोग ऑप्शंस भी जान रहे हैं कौन सा करेक्ट है, फिर उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख रहे हैं, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पे भी डिस्कशन कर रहे हैं। सो आई थिंक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक जरूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करो। अभी बात हो रही है वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। क्या ये अमनप्रीत सिंह है, पंकज कुमार सिंह है, नरेश लालवानी है या सिद्धांत शर्मा है? कौन है ये? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे सही लगता है? सो बेसिकली अमनप्रीत सिंह हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स और ही विल रिप्लेस द एयर मार्शल संदीप सिंह।
किसको रिप्लेस करेंगे भाई, किसको हटाएंगे उसकी प्लेस से, उसकी जगह से, तो ये संदीप सिंह की जगह लेंगे। ठीक है जी। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले हम एक ब्रांड एम्बेसडर वाला क्वेश्चन इसी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो सेम सीरीज वाले क्वेश्चन है उसको एक तरफ रखते जाओ कि हर बार क्लास में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से प्रमुख और वी कैन सी दैट फेमस ऑथर्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से फेमस पर्सनैलिटी के डेथ वाले, उनके निधन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको एक तरफ करते चले जाओ तो आपके लिए ईजी भी होता रहेगा और आप चीज़ों को एक बेस बना के याद करते चलोगे। तो अब क्या बात हो रही है कि प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इज ब्रांड एम्बेसडर बाय प्यूमा इंडिया। निखत जरीन, महेंद्र सिंह धोनी, सोनू सूद और हरमनप्रीत कौर। ठीक है, निखत जरीन इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे उधर के ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसको मिक्स मैच मत करना। ठीक है भाई, तो प्यूमा इंडिया के कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? So option D is correct over here. और who is Harmanpreet Kaur? So she is the India's women's cricket team captain. Okay. So ये कौन है? तो भाई ये कैप्टन है, भाई ये कैप्टन है कहाँ की, कहाँ की कैप्टन है ये? तो भाई ये कैप्टन है इंडियाज वुमेन क्रिकेट टीम की, यानी इंडिया की जो औरतों की क्रिकेट टीम है ये इसकी क्या है, कैप्टन है। और अभी क्या बनी है ये, अब बनी है प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों के लिए पहला सर्वे शुरू किया गया है। ठीक है जी, प्रवासी कौन है? एनआरआई। अब एनआरआई डे कब बनता है? 9 जनवरी को। क्यों भाई 9 जनवरी को क्यों मनता है? क्योंकि 9 जनवरी में ही 1915 के टाइम पे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे वापस आए थे। ठीक है, अब बात हो रही है कि जो पहला प्रवासियों के लिए पहला सर्वे शुरू किया है किस राज्य सरकार ने, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द फर्स्ट सर्वे फॉर माइग्रेंट्स। सो क्या वो झारखंड है, उत्तराखंड है, त्रिपुरा है या नागालैंड है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर है, यानी झारखंड गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द फर्स्ट सर्वे फॉर माइग्रेंट्स। ठीक है, और दिस सर्वे विल बी डन इन 11,000 हाउसेस फॉर 24 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, ये 24 जिलों के लिए 24 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये होगा और इसमें कितने 11,000 घरों को कवर किया जाएगा। कितने घरों को कवर किया जाएगा? 11,000 घरों को कवर किया जाएगा 24 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बेसिकली। और कहाँ पे हो रहा है? झारखंड की गवर्नमेंट ही करा रही है। क्यों करा रही है? सो इट इज बेसिकली डन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द माइग्रेंट्स पैटर्न। क्या करेंगे कि माइग्रेंट्स कैसे रहते हैं, उनका क्या जीवन शैली है, इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस पर्टिकुलर सर्वे को शुरू किया गया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? भाई गणतंत्र दिवस की परेड तो आप लोगों ने भी देखी होगी। अब बात आ रही है कौन सी राज्य की झांकी है उसने फर्स्ट प्लेस इसमें हासिल की है। विच स्टेट टेबल्यू हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द रिपब्लिक डे परेड 2023? क्या वो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड है या हरियाणा है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? कहाँ के जो राज्य है उसने क्या किया, राज्य की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन डी। So option C is correct over here. So we can say that Uttarakhand has secured the first position in the Republic Day Parade 2023. ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि सेकेंड और थर्ड नंबर पे कौन है, ठीक है जी भाई ये तो इंपॉर्टेंट है ना। सो महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश
stood on the second and third position in the Republic Day Parade 2023. बेसिकली महाराष्ट्र जो है वो सेकंड नंबर पे है और उत्तर प्रदेश जो है वो थर्ड नंबर पे है इस परेड के अंदर। पहले नंबर पे कौन है? उत्तराखंड है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत होगी? ठीक है जी। अब क्या हुआ है? इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, ठीक है जी। अब बात आ रही है कि भारत की जीडीपी कितने रहने वाली है। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक्सपेक्टेड जीडीपी है। एक्चुअल तो बाद में ही पता चलेगी ना, अभी तो हम सिर्फ एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। ओके, और व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? सो इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में कहूं तो सकल घरेलू उत्पाद। भाई यही तो है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी फाइनल आउटपुट्स होते हैं उनकी जो भी प्राइस है, जो भी हमें उनसे इनकम जनरेट हुई है उसको काउंट करते हैं, लेकिन सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जिसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स को ही काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स तो इसके अंदर आते ही नहीं हैं। सो बात हो रही जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? बजट से पहले आता है, और अब आप लोग जानते हो बजट आ चुका है। अभी बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो भाई इकोनॉमिक सर्वे जो है 2023 का, उसमें कितनी परसेंटेज जो इंडिया की जीडीपी रहने वाली है 2023-24 में? क्या वो 5.5% है, क्या 7.5% है, 8.5% है, या 6.5% है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023, 6.5% will be the percentage of India's GDP in 2023 to 2024. Basically, our finance minister Nirmala Sitharaman presented this economic survey during the budget session, or we can say that 6.5% is the slowest growth rate ड्यूरिंग द 3 years। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अभी जो ये 3 साल गए हैं, 3 सालों के अगर कंपैरिजन करें 3 सालों से, तो बहुत ही स्लोएस्ट ग्रोथ रेट हो रहने वाली है इस ईयर ड्यू टू कोविड। ठीक है, स्लोएस्ट ग्रोथ रेट ड्यू टू कोविड कितनी है? 6.5% जो जीडीपी प्रेजेंट किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने किया है। जो कौन है? जो हमारी वित्त मंत्री है। कब किया है? ड्यूरिंग बजट सेशन। बजट सेशन के दौरान जब बजट का सत्र चल रहा था तब उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि 6.5% ग्रोथ के बावजूद इंडिया जो है वो बहुत तेजी से, अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहा है। अब बात आ रही है हमारे अगले क्वेश्चन की कि मुरली विजय किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? भाई इनको पर्टिकुलरली क्या पूछा जा रहा है? इन्होंने संन्यास तो ले लिया है, लेकिन ये किस खेल से संबंधित थे? इनका क्या कंट्रीब्यूशन था पर्टिकुलरली? सो मुरली विजय इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। क्या लगता है आप लोगों को कि भाई किससे जुड़े हुए थे जिन्होंने अब क्या किया है? अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। भाई किससे जुड़े हुए हैं? सो ही इज बेसिकली रिलेटेड टू क्रिकेट। ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये कौन है? तो ये फॉर्मर इंडियाज क्रिकेटर, और वी कैन से दैट बैट्समैन है। ठीक है भाई, ये क्या है? ये इंडिया के क्या है? बैट्समैन हम कह सकते हैं। ठीक है, कौन है भाई? ये बैट्समैन है। और ये क्या है? बेसिकली ओपनर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यानी व्हेन इज द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे सेलिब्रेटेड? जितने भी ये इंपॉर्टेंट डेज हैं भाई, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें अच्छे से मालूम है। ठीक है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो ये क्या है, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। तो अभी 28 जनवरी को मनाया गया है, 27 को, 30 को, या 31 को? कब मनाया गया है ये पर्टिकुलर डे? क्या लगता है आप लोगों को ये पर्टिकुलर डे जो है ये कब मनाया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन
डी। ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर, यानी कि हमारा द वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रॉपिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th जनवरी। ठीक है, कब मनाया गया है? 30 जनवरी को मनाया गया है। दिस डे इज बेसिकली सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग ट्रॉपिकल डिजीज। ठीक है, जो भी ट्रॉपिकल डिजीज है, उष्णकटिबंधीय रोग हैं, उनसे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ही इस पर्टिकुलर डे को मनाया गया है। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल डिजीज कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ जैसे यॉज हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी और सी बहुत सी डिजीज होती हैं जैसे ट्रैकोमा। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लाडली बहना योजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? भाई कौन सी योजना है लाडली बहना योजना? ये किस राज्य में शुरू की गई है? इन विच स्टेट हैज द लाडली बहना स्कीम बीन लॉन्च्ड? ठीक है, कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है? क्या लगता है आप लोगों को, जो लाडली बहना योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ की सरकार ने की है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर ऑप्शन डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को, कहाँ की सरकार ने ये लाडली बहना योजना जो है इसकी शुरुआत की है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भाई ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर, यानी मध्य प्रदेश स्टेट हैज स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर स्कीम, और वी कैन से दैट कि मध्य प्रदेश हैज बीन लॉन्च दिस पर्टिकुलर स्कीम फॉर द गर्ल्स। ठीक है, सो इसके बेसिकली चीफ मिनिस्टर कौन है? सो भाई चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इज शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और ही सेड दैट डियर सिस्टर्स विल गेट 1000 रुपीज एवरी मंथ। ठीक है, उनको क्या मिलेगा? उनको हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये बात किसने कही? मध्य प्रदेश के सीएम यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है। किसको मिलेंगे भाई? डियर सिस्टर्स को, प्यारी बहनों को मिलेंगे स्कीम्स के अंदर। अब बात करेंगे टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023? ये एक बात ध्यान रखना, जब बात आ जाए चेस की तो ध्यान रखना भाई, ये कौन कंडक्ट कराएगा? ये फीफा कंडक्ट कराएगा। अब बात आ रही है इसको जीता किसने है? ये जो चेस टूर्नामेंट हुआ है, क्या अनीश गिरी ने जीता है, विश्वनाथन आनंद ने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है या अर्जुन एरिगेसी ने जीता है? किसने इस पर्टिकुलर चेस टूर्नामेंट को जीता है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर, सो वी कैन से दैट अनीश गिरी हैज वॉन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील चेस और टूर्नामेंट 2023. It was conducted by FIFA when it is basically conducted from 13th Jan to 29th Jan. कब कंडक्ट हुआ है भाई? 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में इसको क्या किया गया है? कंडक्ट कराया गया है, इसका आयोजन कराया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज फोन कौन सा बना है? हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर? इट्स नॉट फोन, इट्स कौन? तो लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना है? हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर? इट इज BSE, FIA, NSE या WFE? कौन है वो जो क्या बना है लगातार, यानी 4 साल से वही बनता आ रहा है सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन सा बना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है? ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हेयर। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन बी करेक्ट है। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ओवर हेयर, यानी NSE has become the world largest derivative exchange for the 4th consecutive year.
It was established in 1992 और द हेडक्वार्टर ऑफ NSE इज इन महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, NSE बना है 1992 में, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुआ था भाई? 1992 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्रीय बजट 2023 को किसने पेश किया है? हु हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2023? क्या वो निर्मला सीतारमन है, अनुराग ठाकुर है, स्मृति ईरानी है या JP नड्डा है? तो भाई सिंपल सी बात है, केंद्रीय बजट है, सेंट्रल बजट है, कौन इसको प्रेजेंट करेगा? ऑफ कोर्स इसको निर्मला सीतारमन जी प्रेजेंट करेंगी, क्योंकि शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर। ये कौन है भाई? ये वित्त मंत्री हैं। इन्होंने, अभी हमने डिस्कस किया, इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी कितनी है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी जो है इस ईयर कंसेक्यूटिव ईयर में 6.5% रहने वाली है। इन्हीं के द्वारा बजट पेश किया गया है। ठीक है जी, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। अनुराग ठाकुर कौन है? तो भाई ये तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। ठीक है, ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। ठीक है, इसके अलावा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है जी, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये हमारी 6th फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 5th टाइम लगातार क्या किया है, ये हमारी 6th वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने लगातार 5 बार क्या किया है, बजट को पेश कर दिया है। यहाँ पे हम अपने 31 क्वेश्चन तक आ गए हैं, तो इट मीन्स हमने अपने हाफ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अभी हमारे हाफ क्वेश्चंस और रहते हैं। उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद हमारी कुछ नॉलेज सीरीज रहती हैं। क्वेश्चन क्या है कि 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया है? 46 टाइम हुआ है, क्या हुआ है? अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? यानी हु हैज इनॉग्रेटेड द 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर? क्या द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है, अमिताभ बच्चन जी ने किया है या नरेंद्र मोदी जी ने किया है? किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर है, यानी ममता बनर्जी हैज इनॉग्रेटेड द 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। ठीक है, किसने किया है? ममता बनर्जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और दिस पर्टिकुलर फेयर विल बी ओपन फॉर विजिटर्स फ्रॉम 31st Jan to 12th February। ठीक है, कब तक ओपन रहने वाला है ये विजिटर्स के लिए? 31 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कॉलेज है? भाई क्या हुआ है, एक सर्वे हुआ है, अब उसके अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा कॉलेजेस है। According to the All India Survey on Higher Education, which state has the maximum number of colleges? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। क्या लगता है आप लोगों को? According to you, which option is correct over here? आपको एटलीस्ट एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्राई करने से क्या होगा, आप ही की नॉलेज बढ़ेगी कि आपको कितना मालूम है। ठीक है, अब भैया बात हो रही है कि कितने कॉलेज, मतलब सबसे ज्यादा कॉलेजेस कहाँ पे हैं। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो भाई ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर, यानी उत्तर प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, आफ्टर दिस क्या क्या आता है? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। So we can say that after Uttar Pradesh, these both states has the maximum number of colleges according to this particular survey। भाई कह सकते हैं ये सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेलिब्रेटेड? इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वुमेन से जुड़ा हुआ है और क्या है, एक इंपॉर्टेंट डे है। तो भाई ये कब मनाया गया है? क्या 31 जनवरी को, 1 फरवरी को, 29 जनवरी को या 28 जनवरी को? क्या लगता है आप लोगों को कब मनाया गया है?
ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर. सो दिस पर्टिकुलर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31st जनवरी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? क्या है भाई? तो ये एक आयोग है जो वुमेन के लिए है, जो क्या करेगा, जो बेसिकली क्रिएट करेगा अवेयरनेस कि उनको क्या दीजिए, वुमेन को उनके राइट्स दिए जाएं और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, जिससे क्या हो, जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके. किनका? वुमेन्स का डेवलपमेंट हो सके. ठीक है जी, जिससे क्या हो सके, जो वुमेन्स है उनका डेवलपमेंट हो सके. बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, we can say that National Commission for Women, it was established on 31st January 1992. कब इसका हम कह सकते हैं स्थापना हुई? 31 जनवरी 1992 में हुई. ठीक है जी. और मैं बात करूँ प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसकी वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा जी. कौन है इसकी वर्तमान अध्यक्ष? तो वो है रेखा शर्मा जी. ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे. हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 2023 इसका आयोजन कब किया गया था? व्हेन वाज द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 2023 ऑर्गेनाइज्ड? 29 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी या 28 जनवरी? क्या लगता है आप लोगों को जो ये पर्टिकुलरली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है ये कब ऑर्गेनाइज की गई? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर. ठीक है, ठीक है. और इंडिया विल ऑर्गेनाइज दिस पर्टिकुलरली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी टू एंड इट्स रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. यानी कि अपने गणतंत्र दिवस समारोह की जो भी हम कह सकते हैं जिस प्रकार उन्होंने अपना समारोह मनाया है उसकी तैयारियों को, उसको अंत करने के लिए इस पर्टिकुलर सेरेमनी को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है. किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा. और इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1955. कब से शुरू हुआ है भाई? 1955 से ये शुरू हो गया है. अगर मैं बात करूं अपने अगले क्वेश्चन की कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाई अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक भी करके जाना, इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. हमारा क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि भारतीय तटरक्षक बल का 47वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज द 47th फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड? 25 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 1 फरवरी? क्या लगता है आप लोगों को कब मनाया गया है फाउंडेशन डे किसका? इंडियन कोस्ट गार्ड का. भाई जो भी इंपॉर्टेंट डेज है ये तो आपको ध्यान रखने ही हैं. ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊंगी कब मनाया गया, 1 फरवरी को. सो बेसिकली द 47th फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 1st फरवरी. ठीक है, और इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड इन द वर्ल्ड. यानी इंडिया के पास क्या है, भारत के पास क्या है, जो ये भारतीय तटरक्षक बल है ये चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल पूरे विश्व के अंदर भारत के पास है. तो क्या है इंडिया के पास? 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है. ठीक है, और ये कोस्ट गार्ड ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में. ठीक है, अब बात आ रही है हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की राजधानी विशाखापट्टनम होगी? यानी विच स्टेट कैपिटल विल बी विशाखापट्टनम. ठीक है, क्या आंध्र प्रदेश की होगी, तेलंगाना की होगी, कर्नाटक की होगी या महाराष्ट्र की होगी? कहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? विशाखापट्टनम हो जाएगी. क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर. यानी कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? विशाखापट्टनम हो जाएगी. और हु इज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश? सो ही इज जगमोहन रेड्डी. जगमोहन रेड्डी कौन है? तो भाई ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? तो ये कह रहा है कि जीवन विद्या शिविर इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? बाय हुम हैज द जीवन विद्या शिविर बीन ऑर्गेनाइज्ड?
भाई आप लोग समझ ही गए हो कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा हुआ है, ये स्टडीज से जुड़ा हुआ है। इस शिविर का ऑर्गेनाइज इसको किसने किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने, या गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने? किसके द्वारा किसको हमारे जीवन विद्या शिविर को ऑर्गेनाइज किया गया है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? सो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड जीवन विद्या शिविर। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया है इसको? दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और कब से चल रहा है ये? इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 28 Jan टू 1 Feb। स्टार्ट हुआ कब ये? 28 जनवरी को। और कब तक इस चलेगा ये? टिल 1 Feb 2023। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के सीईओ कौन बने हैं? यानी हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर? यहाँ के सीईओ कौन बने हैं प्रेजेंट में? क्या वो राजीव सिंह रघुवंशी हैं, नरेश रलवानी है, माधवेंद्र सिंह है, या सिद्धांत शर्मा है? कौन है जो क्या बने हैं, जो प्रेजेंट टाइम में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के सीईओ बने हैं? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर है, यानी माधवेंद्र सिंह जो है वो क्या बने हैं? वो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के क्या बने हैं? सीईओ बने हैं। ठीक है जी। और ये क्या करता है भाई? जितने भी बंदरगाह वगैरह हैं उन सभी का जो काम वाम है वो जीएमसी के द्वारा देखा जाता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ओडेसा को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये किस देश में स्थित है? भाई आपको पता है यूनेस्को को जो भी चीजें ऐसी लगती है कि एक धरोहर है वो उसको अपनी विश्व धरोहर स्थल की जो स्थिति है, जो सूची है, उसमें इंक्लूड कर लेता है। तो भाई अब ओडिशा को किया गया है। ओडिशा कहाँ पे है? ओडिशा हैज जस्ट बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इन विच कंट्री इज इट लोकेटेड? सो क्या वो रशिया में है, यूक्रेन में है, उज्बेकिस्तान में है, अजरबैजान में है? कहाँ पे क्या है? हमारा ओडिशा है, जिसको अब क्या किया गया? यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आप लोगों को लग रहा है कि होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, या फिर डी करेक्ट होगा? आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो भाई ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर है, यानी ओडिशा इज लोकेटेड इन यूक्रेन। ठीक है। और भाई ये जो लिस्ट है इसको जारी करने का बेसिक पर्पस क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड कम्युनिटीज की उसको सॉल्व कर लिया जाए, और ये जो ऐसे मेन चीजें होती हैं उसको इस सूची के अंदर डाल दिया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023, इसकी थीम क्या है? भाई थीम क्या है आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्टली क्वेश्चंस में जब मैं आपको डेज के बारे में बताती हूँ मैं साथ में उसकी थीम भी आपको बता देती हूँ। तो अब बात हो रही है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023? क्या वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसकी थीम है, या फिर इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन ये इसकी थीम है, वेटलैंड्स एंड वाटर ये इसकी थीम है, या वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी ये इसकी थीम है? क्या लगता है आप लोगों को इसकी करेक्ट थीम क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को इसकी करेक्ट थीम क्या है? भाई इसकी करेक्ट थीम है ऑप्शन नंबर बी, यानी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये क्या है? ये इसकी करेक्ट थीम है। और द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 Feb। कब मनाया जाता है भाई? हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1997 टू सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर डे। कब से शुरू हुआ है इसको सेलिब्रेट करना? 1997 से शुरू हुआ है। और अब इसकी प्रेजेंट टाइम में क्या थीम है 2023 में? तो 2023 में इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन।
ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया यूके अचीव्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है, यानी हु हैज बीन गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स। भाई जितने भी अवार्ड्स मिल रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात आ रही है ये अवार्ड मिला किसको है, मनमोहन सिंह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को या अजित डोभाल को, किसको इस पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है तुम लोगों को भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है जी, आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। Do you know who is Manmohan Singh? So he is the last prime minister. नहीं, he is the previous prime minister of India from 2004 to 2014. जो हमारे पिछले प्रीवियस पीएम थे वो ये थे, ठीक है जी। और अभी प्रेजेंट में तो नरेंद्र मोदी जी, तो 2004 से 2014 तक कौन रहे हैं, मनमोहन सिंह जी रहे हैं। और इनको अवार्ड क्यों दिया गया है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसी की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। कहाँ पे मिला है भाई, लंदन के इनको अंदर ये इनको ये अवार्ड दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैनुएला रोका बोडी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। भाई इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहां पे पहली बार एक लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी है। इससे पहले तक कौन बनते आ रहे थे, जेंट्स बनते आ रहे थे। सो मैनुएला रोका बॉडी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। क्या वो बेल्जियम है, गिनी है, नामिबिया है या दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सो वे ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। सो बेसिकली मैनुएला रोका बॉडी has become the first woman prime minister of Guinea. Okay, and what is the capital of Guinea? So it is Conakry. We can say that it is Conakry. और official language of Guinea is French. Official language क्या है गिनी की, ये फ्रेंच है भाई। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे कि भारत और कौन सा देश सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे। भारत तो इंक्लूड है, और कौन सा देश है जो मिलकर क्या करेगा, सेमीकंडक्टर उद्योग के सहयोग के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे, यानी इंडिया एंड विच कंट्री विल फॉर्म अ टास्क फोर्स फॉर कॉपरेशन इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। क्या वो जापान है, वियतनाम है, अमेरिका है या बांग्लादेश है। कौन है जो इंडिया का साथ देगा और मिलकर के क्या बनाएंगे, ये एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक टास्क फोर्स बनाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो भाई ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर, यानी कि इंडिया एंड अमेरिका विल फॉर्म अ टास्क फोर्स फॉर कॉपरेशन इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। What do you mean by semiconductor? So basically they are materials which are found in nature and have the categories of both conductive and non-conductive materials. ठीक है, यानी जिनके अंदर कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव दोनों ही टाइप के प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो वो क्या कहलाते हैं, वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज जिसके अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है, किस किस की, एक तो हो गया हमारा कंडक्टिव और एक नॉन कंडक्टिव। दोनों की प्रॉपर्टी जिसके अंदर मौजूद होगी वो कौन होगा, वो होगा हमारा सेमीकंडक्टर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में एमएसएमई इन सामानों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है। ठीक है, अब एमएसएमई कौन से होते हैं सामान जो बहुत ही स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, तो इनका सबसे बड़ा खरीदार कौन सा बन गया है, हु हैज बिकम द बिगेस्ट बायर ऑफ एमएसएमई गुड्स इन इंडिया। क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री है,
या संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है? कौन है जो एमएसएमई सामानों का सबसे बड़ा खरीदार प्रेजेंट में बन गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हेयर। सो बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, समझ लेना मैं किसकी बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस has tweeted in 2022 and tell us that Ministry of Defense has become the biggest buyer of MSME goods in India। यानी कि जो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसने क्या किया है, इसने ट्वीट करके बताया है 2022 के अंदर कि अब जो MSME है, 2022 है ये MSME है, वो उसका सबसे बड़ा बायर कौन बन गया है? वो बन गया है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री। वो कौन बन गया है भाई? वो बन गया है हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री। और बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वॉज लॉन्च्ड इन 2016 के अंदर क्या हुआ है, हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च्ड हुआ है। जिसने ट्वीट करके बताया, ट्वीट कब किया उसने? 2022 में, और ये बताया कि एमएसएमई का सबसे बड़ा बायर कौन बन गया प्रेजेंट में? डिफेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय बन गया है। एमएसएमई क्या है भाई? जो छोटे छोटे सामान जो स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यूपीएससी, डू यू नो अबाउट यूपीएससी? भाई जो भी यहाँ पे करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हैं और वो बेसिकली यूपीएससी के एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका शॉर्ट लेवल रहता है कि पहले हम एसएससी, DSSB ऐसे एग्जाम्स क्लियर करेंगे, देन हम एक जॉब पे आके या उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके आगे यूपीएससी के लिए प्लान करेंगे। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय यूपीएससी? सो इट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन हिंदी वी कैन से दैट, लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं बता देती हूँ, संघ लोक सेवा आयोग, जो क्या करता है, जो भाई एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, और इस एग्जाम्स के थ्रू आप लोग क्या बनते हो? IAS, IFS, IPS एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये तुम्हारा पॉलिटी में भी है, अगर आप लोग SSC या फिर इनफैक्ट ये CUET के GTS में सिलेबस में भी है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये एक टॉपिक तो ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए, और ये आपके सिलेबस में आपको मिलेगा भी। अब इसकी एक मेरी वीडियो भी बनी हुई है, वो आपको कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी भव्यम क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो भाई डाउनलोड कर लो भव्यम क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको मेरा पूरा GT का कोर्स मिलेगा। जो CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो वहाँ से बेनिफिशियल और हेल्पफुल हो जाएगा, और जो किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल SSC, DSSB एंड सो ऑन, जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट कवर होगा, तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक्स हेल्प करेंगे। अब बात आई कि यूपीएससी द्वारा किसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश की गई है, यानी हु हैज बीन रिकमेंडेड बाय यूपीएससी टू बी मेड द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या वो राजीव सिंह रघुवंशी है, नरेश ललवानी है, सिद्धांत शर्मा है, या श्यामल भाई बी पटेल हैं? कौन है वो जिसको यूपीएससी के द्वारा रिकमेंड किया गया है इसको क्या बनाया जाए? इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाए, यानी DCGI बनाया जाए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में DCGI बनाया जाए। किसने ये यूपीएससी ने रिकमेंड किया है, किसका नाम? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो भाई यूपीएससी हैज बीन रिकमेंडेड द नेम टू बी मेड द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज राजीव सिंह रघुवंशी। कौन है भाई? राजीव सिंह रघुवंशी है। ये कंफ्यूजन मत होना, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये राजीव सिंह रघुवंशी कौन है? तो ये क्या है, ये क्या है भाई? ये साइंस के हम कह सकते हैं साइंटिफिक डायरेक्टर भी हैं। ये साइंटिफिक डायरेक्टर भी हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है?
यानी फ्रॉम व्हेन टू व्हेन द वर्ल्ड इंटर रिलीजियस हार्मनी वीक इज सेलिब्रेटेड। समझ रहे हो, पूरा एक वीक किससे जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव से। ये कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 फरवरी, 2 से 8 फरवरी, 3 से 9 फरवरी या 4 से 10 फरवरी? क्या लगता है तुम लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। सो वी कैन से दैट the world inter-religious harmony week is celebrated from 1st February to 7th February. Or basically what is the aim of this week? So the aim is to we can say that to bring the people together irrespective of the basic religion they follow. यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई वो जोन से भी रिलीजन से हैं उसको छोड़ते हुए, धर्म को छोड़ते हुए, बेशक वो अपने धर्म का पालन तो करें लेकिन इसके बावजूद वो सब साथ आए, साथ रहे, एकता बढ़े। इसके बावजूद क्या हो? एकता बढ़े। ठीक है, क्या करें हम लोगों को एक साथ लाएं इस बारे को छोड़ के कि वो किस धर्म से जुड़े हुए हैं। ये क्या है? ये बेसिकली इस फेस्टिवल का मेन मोटिव है और वी कैन से दैट इसका एम है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं इस डे को मना सकते हैं पूरी एकता के साथ, इस बारे में छोड़ के कि वो किस पर्टिकुलर जगह से हैं, कौन सा उनका कॉन्सेप्ट है उनके रिलीजन का, किस प्रकार वो अपने गॉड की वर्शिप करते हैं, उनको किस प्रकार पूजते हैं। ठीक है जी, सो वी कैन से दैट कि ब्रिंग पीपल टुगेदर इरिस्पेक्टिव, यानी कि हम कह सकते हैं भाई धर्म का वो ही छोड़े बिना, इरिस्पेक्टिव रिलीजन, यानी धर्म की वो ना हो भाई वो कौन सा धर्म मानते हैं, बस उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? विच स्टेट हैज टाइड अप विद पतंजलि फूड्स लिमिटेड? क्या वो नागालैंड है, असम है, वेस्ट बंगाल है या गुजरात है? किसने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ क्या किया है? एक समझौता कर लिया है। क्या लगता है आप लोगों को कौन है वो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर, यानी कि नागालैंड गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद पतंजलि फूड्स लिमिटेड ऑन एमओवी, ऑन एमओवी। अब ये एमओवी क्या है? सो इट इज बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, अंडर पाल्म कल्टीवेशन, यानी जहां पे जो ये हम कह सकते हैं ना ताड़ के पत्ते, यानी जहां पे इसका उत्पादन होता है ऐसे एरिया को बढ़ाया जाए। ठीक है, इस पे बेसिकली इन लोगों का क्या है? इस पे इन लोगों का बेसिकली फोकस है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि नंबर 1 पे कौन है जो क्या करता है? ऑयल प्रोडक्शन करता है। किससे? पाल्म से। वो है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया क्या है? ये पहले नंबर पे है जो क्या करता है? ऑयल प्रोडक्शन करता है पाल्म से। यानी ताड़ के पत्तों से सबसे पहले तेल बनाने में सबसे होशियार कौन है, सबसे तेज कौन है? इंडोनेशिया है। सेकंड नंबर पे कौन है? मलेशिया है। और अभी प्रेजेंट में नागालैंड गवर्नमेंट ने क्या किया है? एमओवी पे साइन करते हुए आगे बढ़े हैं, जिससे क्या करते हैं वो ऐसा एरिया डेवलप करें जहां पे पाल्म का कल्टीवेशन हो सके, जिससे वो ऑयल प्रोडक्शन में आगे बढ़ सके। ठीक है जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना और सीएपीएफ इन्होंने कहाँ संयुक्त परीक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार आयोजित किया है? यानी कि वेयर डिड इंडियन आर्मी एंड सीएपीएफ कंडक्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार? उड़ीसा, गुजरात, केरला या वेस्ट बंगाल? क्या लगता है आप लोगों को कहाँ पे त्रिशक्ति प्रहार को हम कह सकते हैं कंडक्ट कराया गया है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। सो बेसिकली
इंडियन आर्मी एंड सीएपीएफ कंडक्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज शक्ति प्रहार इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे हुआ है भाई? वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ है, फ्रॉम 21 टू 31 जनवरी। ठीक है, तो 2023 के 21 से 31 जनवरी तक इसको कंडक्ट कराया गया है। ठीक है जी, किधर? वेस्ट बंगाल में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि $25,000 ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता है? Who has won the final of the $25,000 ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट? क्या वो प्रजनेश गुणेश्वरन है, रामकुमार रामनाथन है, सुमित नागल है या युकी भांबरी है? कौन है वो? ठीक है, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, यानी प्रजनेश गुणेश्वरन has won the final of $25,000 ITF men's tennis tournament by defeating whom? तो उन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है खुमायून सुल्तानोव को। इन्होंने इसको हरा करके इसे जीत लिया है। ठीक है जी, अब बात करेंगे, देखो भाई यहाँ से हमारे 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, हम अपने अब तक 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आई होप आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जय महाराष्ट्र माजा, इसको महाराष्ट्र के राज्य गीत के रूप में अपनाने की घोषणा किसने की है? यानी हु हैज अनाउंस्ड द अडॉप्शन ऑफ जय जय महाराष्ट्र माजा एज द स्टेट सॉन्ग ऑफ महाराष्ट्र? क्या वो नरेंद्र मोदी जी ने की है, अमित शाह जी ने की है, एकनाथ शिंदे ने की है या भगत सिंह कोश्यारी ने की है? कौन है वो जिन्होंने इस पर्टिकुलर गीत को क्या किया है महाराष्ट्र का राज्य गीत के रूप में? जैसे हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, उस प्रकार महाराष्ट्र का राज्य गीत किससे इसे बनाने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर, यानी कि एकनाथ शिंदे हैज अनाउंस्ड द अडॉप्शन ऑफ जय जय महाराष्ट्र माजा एज द स्टेट सॉन्ग ऑफ महाराष्ट्र ऑन 19th Feb. It was adopted as the state song. ठीक है, इसको कब अडॉप्ट किया गया है? 19 फरवरी को किया गया है। और 19 फरवरी को ही क्यों किया गया है? बिकॉज इट वॉज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, हु इज द फाउंडर ऑफ महाराष्ट्र, आई कैन से दैट मराठा एम्पायर। ठीक है, तो भाई मराठा एम्पायर जो है, यानी जो मराठा साम्राज्य है, ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं, जो इसके फाउंडर हैं, कौन है इसके फाउंडर? छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है 19 फरवरी को, और इसी दिन इस गाने को महाराष्ट्र का स्टेट सॉन्ग के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है। और who is the writer of this particular song? So he is राजा माधा। ध्यान रखना। अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में वाटर स्पोर्ट कैनोइंग और केइंग में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? यानी कि जो हमारी खेलो इंडिया गेम्स हुई है, इसके अंदर जो भी वाटर एक्टिविटीज रही हैं, जैसे वाटर स्पोर्ट कैनोइंग है, केइंग है, इसमें चारों जो स्वर्ण पदक हैं, जो गोल्ड मेडल हैं, ये किसने जीते हैं? किस स्टेट ने? विच स्टेट हैज वॉन ऑल 4 गोल्ड मेडल्स इन वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग एंड केइंग इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? क्या वो मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है या फिर गुजरात है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी?
So option A is correct over here. यानी मध्य प्रदेश has won all 4 gold medals in water sports, canoeing and kayaking in Khelo India Youth Games 2022. It was conducted in मध्य प्रदेश. भाई कंडक्ट भी मध्य प्रदेश में ही हुआ है और जीता भी मध्य प्रदेश ने ही है. और इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 31 जन. ओके, कब से शुरू हुआ है ये भाई? ये 31 जनवरी से शुरू हुआ है. अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे. हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी जो ये समझौता है इसके ऊपर किस देश ने साइन किया है? कहाँ पे? नई दिल्ली में. विच कंट्री हैज साइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली? क्या वो पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो है या फिर अर्जेंटीना है? कौन सा देश है जिसने क्या किया है? न्यू दिल्ली में एक सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं. क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर है. यानी रिपब्लिक ऑफ द कांगो हैज साइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली. और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सो द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज टू प्रमोटिंग सोलर डेवलपमेंट. ठीक है भाई, जो सौर की हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा जो है उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रगति, उसकी उन्नति, ये क्या है? ये बेसिकली इसका फंक्शन है, इसका कार्य है. किसका? हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे. हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? के विश्वनाथ का निधन हो गया है. वे कौन थे? भाई ध्यान रखो, जो निधन वाले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि कुछ एक आध ऐसी फेमस पर्सनालिटी रह जाती हैं जिनके बारे में आपसे आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है. क्यों? क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो पूछा जा रहा है. कुछ ऐसा उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहा होता है जिस वजह से वो आपके एग्जाम में आता है. अब भाई के विश्वनाथन हैज पास्ड अवे. हु वाज ही? सो क्या वो सॉन्ग राइटर थे, फिल्म मेकर थे, एक्टर थे या हिस्टोरियन थे? क्या गीतकार थे, फिल्मकार थे, अभिनेता थे या इतिहासकार थे? क्या लगता है आप लोगों को कौन थे भाई वो? आपके अकॉर्डिंग कौन थे वो? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कि वो कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को कि ये कौन थे? आपके अकॉर्डिंग ये कौन थे भाई जिनका अब क्या हो गया है? अब ये इनका निधन हो गया है. ठीक है जी, क्या लगता है आप लोगों को? सो भाई ही वॉज अ फिल्म मेकर. कौन थे ये? एक नोटेड फिल्म मेकर थे. कौन थे भाई? ही वॉज अ नोटेड फिल्म मेकर. भाई नोटेड फिल्म मेकर थे एंड ही वॉज पास्ड अवे इन हैदराबाद. कहाँ पे इनकी हम कह सकते हैं मृत्यु हुई है? कहाँ पे इनका निधन हुआ है? तो वो हुआ है हैदराबाद में. और ही वॉज अ दादा साहेब फाल्के अवार्डी. यानी इनको इस अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है. ठीक है, इनको क्या किया जा चुका है? इस अवार्ड से सम्मानित भी किया जा सकता है. ठीक है जी, यहाँ पे हमने बात कर लिया कि इनको इस अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है. ठीक है जी, और हम बात कर रहे हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की. हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के रूप में किसे चुना गया है? विच हैज बीन सिलेक्टेड एज द मेन कंट्री इन द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर. ठीक है जी, तो क्या वो भारत है, क्या वो अमेरिका है, क्या वो जापान है या वो ऑस्ट्रेलिया है? यानी किसको इस प्रेजेंट टाइम में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में मेन कंट्री के रूप में चुना गया है? भाई इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेन कंट्री का दर्जा किसको मिला है बुक फेयर में. देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना अपना ओपिनियन एटलीस्ट सोचो जब आप लोग वीडियो देख रहे हो कि भाई हमारे अकॉर्डिंग ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर है. ठीक है, यानी क्या हुआ है? इंडिया ही है जिसको प्रेजेंट टाइम में क्या किया गया है? इसका एक मेन कंट्री के रूप में चुना गया है. ठीक है जी, इंडिया ही है वो जिसको क्या किया गया प्रेजेंट टाइम में मेन कंट्री के रूप में चुना गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है.
अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि मध्य प्रदेश के भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या किया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल है, भोपाल में एक गांव है, कौन सा, इस्लाम नगर, इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, यानी व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ इस्लाम नगर विलेज ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश चेंज। क्या जगदीशपुर कर दिया गया है, महाराजपुर कर दिया गया है, भोजपाल नगर कर दिया गया है, या नगर इंद्र नगर कर दिया गया है। क्या लगता है आप लोगों को कि अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू यू, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर। सो वी कैन से दैट कि जगदीशपुर इज द प्रेजेंट नेम ऑफ इस्लाम नगर विलेज ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश। और इस्लाम नगर विलेज, इफ वी टॉक अबाउट इस्लाम नगर village, so it is situated approx 12 kilometer far from Bhopal and it is famous for forts, यानी ये किलो के लिए फेमस है क्या, इस्लाम नगर गांव। और ये 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, किससे, भोपाल से। कितना डिस्टेंस पे है, भोपाल से अप्रोक्स 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अप्रोक्स 308 ईयर्स अगो, यानी 308 ईयर्स अगो क्या था, इसका नाम जगदीशपुर ही था। और अब फिर से प्रेजेंट टाइम में इसका नाम जगदीशपुर ही हो गया है। सो द प्रीवियस नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर विलेज वाज जगदीशपुर, ठीक है। और अब प्रेजेंट टाइम में भी यही है। अब बात कर रहे हैं कि लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो भाई अब हम एम्बेसडर वाला तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो क्या वो माधवेंद्र सिंह है, नरेश लालवानी है, सिद्धांत सीमेंट एम हरमा है, या प्रशांत अग्रवाल है। कौन है जिसको प्रेजेंट में लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या बना दिया गया है, एम्बेसडर बना दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। So option D is correct over here. So Prashant Agarwal has been appointed as the next ambassador of India to the Lao People's Democratic Republic, और currently he is serving as the High Commissioner of India to नाम्बिया, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम में मैं कह सकती हूँ कि ये इंडिया से नाम्बिया के जो हाई कमिश्नर है उस रूप में ये नियुक्त हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाई कमिश्नर है कहाँ के, इंडिया टू नाम्बिया के। अब चलेंगे वो अपने अगले क्वेश्चन पे कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके अनुसार किस वर्ष तक उत्तराखंड राज्य जो है वो नशा मुक्त हो जाएगा। भाई अब प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं बात करूं तो बेशक यहाँ पे अब कहते हैं ना, नशा करना तो एक क्रेज बन गया है, एक फैशन बन गया है, लेकिन ये एक अच्छी चीज थोड़े ना है भाई। नशा तो कितना जानलेवा है। ऐसे बहुत से आपको पेशेंट्स दिख जाएंगे, बहुत से लोग दिख जाएंगे जो नशे की वजह से बहुत ज्यादा अब मतलब कह सकते हैं हम लॉस में आए हैं, चाहे उनका हेल्थ इश्यूज हो, मेंटल इश्यूज हो। तो अब प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया है कि इतने ईयर तक हमारा जो उत्तराखंड है वो क्या हो जाएगा, वो नशा मुक्त हो जाएगा। तो वो ईयर कौन सा है, यानी अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, बाय विच ईयर द स्टेट विल बिकम ड्रग फ्री, 2024, 2028, 2026 और 2025। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। सो अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस्ड दिस, तो उत्तराखंड विल बिकम ड्रग फ्री टिल 2025। और क्या बात है, तो पुष्कर सिंह धामी करंटली inaugurates the workshop on नशा मुक्त अभियान देवभूमि, यानी जो हमारा ये मिशन है नशा मुक्त देवभूमि, इसको किसने इनॉग्रेट किया है, उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने उसको उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया है। कौन सा मिशन है, मिशन नशा मुक्त
ठीक है जी, कौन सा मिशन है? मिशन नशा मुक्त है ये, अभियान कह लो, वैसे बेसिकली ये देवभूमि है। ठीक है, मिशन नशा मुक्त देवभूमि जो क्या है, एक अभियान है जिसको इनॉग्रेट किसने किया है? इनॉग्रेट किया है हमारे उत्तराखंड के सीएम ने। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर ही। जिससे क्या हो जाएगा? जिससे वो लोग 2025 तक नशा मुक्त हो जाएंगे, नशा मुक्त राज्य वो बन जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, ये कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? यानी कि द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? क्या ये गोवा में शुरू हुआ है, हरियाणा में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है या नागालैंड में हुआ है? कहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है? आपको क्या लगता है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो बेसिकली गोवा हैज बीन लॉन्च दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, द प्रोग्राम इज द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक शुरू की जा सकती है? भाई हाइड्रोजन ट्रेन होगी तो क्या होगा? ऑफ कोर्स इससे क्या हो जाएगा? इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन, एक तो पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, और क्या होगा? इससे जो हम कह सकते हैं जो भी संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो बहुत से फायदे हैं हाइड्रोजन ट्रेन के। ठीक है, अब बात हो रही है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब चलाई जा सकती है? व्हेन कैन इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बी स्टार्टेड? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के कंट्रास्ट में बात हो रही है। तो क्या दिसंबर 2023 तक, जनवरी 2024 तक, फरवरी 2024 तक या मार्च 2024 तक? क्या लगता है आप लोगों को ये कब स्टार्ट हो सकती है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? So option A is correct over here. So we can say that कि India's first hydrogen train can be started from December 2023. Who is the current railway minister of India? यानी कि प्रेजेंट में हमारे रेल में मंत्री जो है वो कौन है? तो वो है अश्वनी वैष्णव। वो कौन है भाई? वो अश्वनी वैष्णव है जो प्रेजेंट में क्या है? ये प्रेजेंट में हमारे रेल मिनिस्टर हैं। रेलवे मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और दिस पर्टिकुलर ट्रेन विल डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी कि जो ये ट्रेन है ये कंप्लीटली क्या रहेगी? इंडिया में ही इसको डिजाइन किया जाएगा, इंडिया में ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ठीक है, और पूरे अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में सबसे पहले कहां पे आई है ये ट्रेन? सबसे पहले कहां पे चालू हुई है? जर्मनी में चालू हुई है। और एशिया की बात करूं तो ये चाइना में स्टार्ट हुई है। तो द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विल बी स्टार्टेड इन जर्मनी, और वी कैन से दैट हैज बीन स्टार्टेड इन जर्मनी बिकॉज जब हमें पहले पढ़ रहे थे तब तो हमने बात कर ली थी कि हाँ जर्मनी में अब शुरू होने लगी है, अब तो हो चुकी है, अभी रिसेंटली ही हुई है। सो बेसिकली द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड in Germany और एशियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड इन चाइना। ठीक है, और अब इंडिया में कब आएगी? अप्रोक्स दिसंबर 2023 तक आ जाएगी। तो भाई यहाँ से हमने अपने 60 क्वेश्चंस बायलिंगुअल तरीके से यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिए हैं। आपको आपके डिजिटल स्क्रीन में सभी क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिले और एक्सप्लेनेशन भी आपको दोनों तरीके से प्रोवाइड की गई है। अब इसके बाद हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की सीरीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई थिंक सो कि इससे कम टाइम में आपको आपके पूरे वीक की रिवीजन और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आपके अपने चैनल भव्यम क्लासेस पे ही आपको पूरे वीक का रिवीजन कम टाइम में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात आ रही है हमारी आज की पहली सीरीज कौन सी है? तो हमारी आज की पहली सीरीज है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, यानी फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स। भाई मैं वो ही सीरीज आपके सामने यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपके करंट अफेयर की क्लास में आपके जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है और उनके ऑथर्स कौन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और उनके ऑथर कौन है। फॉर एग्जाम्पल
10 द मिलेनियल योगी यानी द मिलेनियल योगी, इसके ऑथर कौन है? तो ये दीपम चटर्जी हैं। इसके बाद अगर बात करूं कि अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? तो ये उमादास गुप्ता है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, इसके लेखक कौन है? तो ये प्रियम गांधी मोदी जी हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ठीक है, इसके लेखक कौन है? ये बिल गेट्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब पेंडेमिक के बारे में तो आप लोग जानते हो कि अब एक न्यू वैक्सीन भी आ गई है, जो हमने पढ़ा भी इस वीडियो में, इनकोवैक नाम की, जिसमें जिन लोगों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवा लिया है, अगर वो इस डोज को लगवा लेंगे तो उनको हायर प्रोटेक्शन इससे मिल सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग एक बुक्स भी कि कैसे हम इस पेंडेमिक को से बच सकते हैं, ये किसने लिखी है? बिल गेट्स ने लिखी है। इसके बाद भारत और अफ्रीका के क्या संबंध है? चेंजिंग हॉराइजनम यानी कि ओके इट्स चेंजिंग हॉरिजन्स, सो इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजन्स, ये बुक्स किसने लिखी है? तो ये लिखी है राजीव भाटिया ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 बुक्स के ऊपर डिस्कशन किया कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है और उनके ऑथर कौन है। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की। भाई ये क्या है, ये क्या है? एक और नॉलेज सीरीज आपके सामने है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो इंडिया के नोट्स है, जो हमारे इंडियन नोट्स है, भारतीय नोट है, उनका रंग कैसा है और उनपे कौन सा चित्र छिपा हुआ है, ठीक है। यानी अगर आप कोई नोट देखोगे बेसिकली, तो एक तो उसका कलर क्या है और उसके ऊपर कौन सा चित्र, कौन सा डिजाइन, कौन सा पिक्चर प्रिंट हो रखा है। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है और आप लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसा नहीं है आप लोगों ने नोट्स नहीं देखे, बट क्या होता है कि आप लोगों ने ना उस नजरिए से गौर नहीं किया, उस नजरिए से फोकस नहीं किया, और फिर आप लोग सोचते रहते हो यार देखा तो बहुत बार लेकिन कभी इतना गौर तो किया नहीं। तो आओ वो थोड़ा गौर हम इसी क्लास के अंदर कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं 10 रुपए की, तो इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। और इस पे किस चीज का प्रिंट हो रखा है? तो इस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर या कोणार्क सन टेम्पल बना हुआ है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस क्लास के टाइम या क्लास के बाद एक बार नोट में चेक जरूर करेंगे कि क्या ये बात सही है, क्योंकि इससे पहले तो हम लोगों ने भी कभी ध्यान से चीजें देखी ही नहीं होती। हाँ ठीक है, बना होगा, कुछ बना होगा। अब आप लोग ध्यान से देखोगे कि क्या वाकई में कोणार्क सन टेम्पल है उसके ऊपर। अगर बात करूं 20 रुपए नोट की, तो ये हरित पीला यानी ग्रीन येलो रंग का होता है। इसके ऊपर क्या प्रिंट हो रखा है? इसके ऊपर एलोरा की गुफाएं यानी एलोरा की केव्स प्रिंट हो रखी हैं। इसके बाद बात करूं 50 रुपए की, तो इसका रंग कैसा है? फ्लोरेसेंट ब्लू इसका रंग है, और ये हम्पी का जो पत्थर से बना रथ है वो इसके ऊपर प्रिंट हो रखा है, ठीक है जी। इसके बाद बात करूं 100 रुपए की, तो इस पे क्या है? इसका कलर कौन सा है? लेवेंडर कलर है इसका, ठीक है जी। और इसके ऊपर क्या प्रिंट हो रखा है? रानी का वाव, ये इसके ऊपर प्रिंट हो रखा है। इसके साथ अगर बात करूं 200 रुपए की, तो इसका रंग कैसा है? ब्राइट येलो है, इसके ऊपर सांची स्तूप प्रिंट हो रखा है। इसके अलावा 500 रुपए का नोट स्टोन ग्रे रंग का है और इसके ऊपर लाल किला यानी रेड फोर्ट प्रिंट हो रखा है। और 2000 रुपए का जो नोट है ये मेजेंटा रंग का है, इसके ऊपर मंगलयान प्रिंट हो रखा है। और अभी हमने पढ़ा कि 75 ईयर्स के सक्सेसफुल होने पर मोदी जी ने क्या किया है? एक 75 का कॉइन भी जारी कर दिया है, ठीक है। बट अभी हमने जितने भी इंडियन नोट्स हैं 10, 20, 50, 100, 200, 2000, 500, इन सभी के ऊपर क्या प्रिंट हो रखा है और उनका कलर क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड नॉलेज सीरीज पे। हमारी थर्ड नॉलेज सीरीज क्या कहती है कि प्रमुख पुरस्कार और उनकी शुरुआत, यानी कि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड व्हेन दे वर स्टार्टेड, उन्हें की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसमें हम? इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड व्हेन दे वर स्टार्टेड। तो अगर मैं बात करूं, हमारा पहला अवार्ड है नोबल पुरस्कार। ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1901 में। इसके बाद बात करूं ऑस्कर अवार्ड, तो ये शुरू हुआ 1929 में।
भारत रत्न, जो तो हम बहुत बार पढ़ते भी हैं, मैं करंट अफेयर की क्लास में भी कई बार डिस्कस करती हूँ कि इस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, या आप करने जाने वाला है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1954 से हुई है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1961 से हुई है। इसके बाद हमारा व्यास सम्मान है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1992 से हुई है। हमारा कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1952 से हुई है। इसी के साथ साथ हमारा सरस्वती सम्मान, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1991 से हुई। देखो इसमें तो खुद सरस्वती माँ जो हमारी विद्या की देवी, उन्हीं का नाम आ रहा है। अब अगर बात करूं कि 1969 में दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड की शुरुआत हुई है, और अभी जब मैं आपको बता रही थी के विश्वनाथन, मैंने आपको अभी जस्ट इसी क्लास में हमने डिस्कस किया, तो आपकी मेमोरी इतनी तेज हो जानी चाहिए कि भाई अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि के विश्वनाथन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो क्या है, जो नोटेड फिल्म मेकर हैं, इनको अभी किससे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से तो सम्मानित किया गया था। ठीक है जी। अब 1957 में कौन सा अवार्ड आया? रेमन मैसेसे पुरस्कार। ये आपको साथ में उसका इंग्लिश नेम भी दे रखा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये हम बायलैंग्वेज तरीके से पढ़ा रहे हैं। 1992 में क्या आया? राजीव गांधी खेल रत्न। 1955 में कौन सा अवार्ड आया? साहित्य अकादमी पुरस्कार आया। 1954 में क्या आया? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड आया। 1958 में क्या आया? शांति स्वरूप भटनागर आया। और 1917 में पुलित्जर पुरस्कार भी आया। तो ये हमने बात कर ली अपनी थर्ड सीरीज में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की शुरुआत कब से हुई। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे गुप्तचर और उनके जांच संगठनों के प्रमुख कौन है। यानी कुछ ऐसे जांच संगठन होते हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज होते हैं जो क्या करते हैं, उनका एक काम डिसाइड हो जाता है, फिर वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हम बात करेंगे कि इनके प्रमुख कौन है, बेसिकली इनके ऊपर कौन राज कर रहा है। राज तो मैं नहीं कहूंगी, मैं यही कहूंगी कि कौन उनको चला रहा है, पूरा अच्छे से नियंत्रण किसका है, कौन उसको डायरेक्ट कर रहा है। तो भाई केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये कौन है? सीवीसी जिसको हम कहते हैं। भाई ये जो टॉपिक है ना सीवीसी, ये आपके पॉलिटी में भी है और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है। ये आपको कहाँ मिलेगा? भव्यम क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो अभी डाउनलोड कर लो। जो करंट अफेयर्स के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके अगर पॉलिटी सब्जेक्ट है तो बिल्कुल उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये कौन है? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। अब सीबीआई के महानिदेशक कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल है। एनएसजी के महानिदेशक कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी कौन है? एमए गणपति। इसके बाद बात करूं कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो ये यशवर्धन सिन्हा है। अब अगर बात करूं कि आईबी के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ आईबी कौन है? आईबी यानी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो ये कौन है? ये तपन कुमार देका है। अगर बात करूं कि रॉ के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ RAW, इसके महानिदेशक कौन है? तो ये समंत कुमार गोयल है। ठीक है जी। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी कौन है, यानी हमारे जो डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के? तो ये है सत्यनारायण प्रधान। ठीक है जी। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने 60 क्वेश्चंस उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ, यहाँ पे हमने अपने 60 क्वेश्चंस उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किए हैं, जिसमें आपको बायलैंग्वेज तरीके से बोर्ड में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चंस दिखे हैं, और ऐसे ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। एक्सप्लेनेशन भी दोनों मीडियम्स में रही है। यहाँ से हमने अपने 60 क्वेश्चन पूरे वीक के कवर किए हैं। इसके बाद हमने अपनी 4 नॉलेज सीरीज भी पढ़ी है, जिसमें हमने क्या जाना, जिसमें हमने ये जाना कि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कब शुरू हुए, कौन सा वर्ड कब से मिलना शुरू हो गया, कब उसको स्टार्ट कर दिया गया, जो हमारे इंडियन नोट्स है उनका क्या कलर है, उन पे क्या प्रिंट हो रखा है। इसके अलावा हमने ये भी जान लिया कि प्रमुख बुक और उनके ऑथर कौन है। फिर हमने क्या जाना, फिर हमने ये भी जान लिया कि कौन सी एजेंसीज के कौन प्रमुख है, कौन उनको प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है। जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फिर से वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना,
और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।